सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। मैंने रिसेंटली सेरेफ ऑफ द एंड एनीमे के दोनों सीजन्स कंप्लीट किए हैं एंड इट वाज एक्चुअली रियली गुड। अब अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो पहले जब मैंने इसका सीज़न 1 कंप्लीट किया था तो मैं कंफर्म नहीं था कि मुझे इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, और सीज़न 2 के भी कुछ एपिसोड्स देखने के बाद मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन मिली नहीं थी एग्जैक्टली। कह सकते हो कि इसके पीछे मेरी लेजीनेस का भी हाथ है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दी सेकंड सीजन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ही चाहिए। और लास्ट पोल के रिजल्ट के हिसाब से भी तुम में से मैक्सिमम लोग यही चाहते थे कि मैं इस एनीमे को कवर करूँ। सो तुम लोग को पता चल ही चुका है, आज की इस वीडियो में मैं सेरेफ ऑफ द एंड के दोनों सीजन्स का स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे इस एनीमे के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम्हें ये एनीमे देखना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो अपन शुरुआत करते हैं इस एनिमे की बेसिक प्लॉट के साथ। अब देखो, यहाँ पे सीजन 1 एपिसोड 1 से रिलेटेड कुछ स्पॉयलर्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बिना मैं तुम्हें प्लॉट एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके वजह से तुम्हारा शो तुम्हारे लिए स्पॉयल हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊँगा वो तुम एपिसोड 1 देखते वक्त एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। सो अगर देखा जाए तो ये शो जो है वैम्पायर्स और ह्यूमंस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहाँ ये हमें दिखाया जाता है कि कह सकते हो कि एक वायरस की मदद से ऑलमोस्ट ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हो कि मर जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ चिल्ड्रन ही बचते हैं, और जो वैम्पायर रहते हैं वो भी अराउंड द वर्ल्ड कह सकते हो कि कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, अपनी टेरिटरी बैसा लेते हैं, और उनकी पूरी पूरी इंटायर अथॉरिटी होती है, क्योंकि ये वैम्पायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। और जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें वही लाइफ स्टॉक की तरह यूज़ करते हैं, जिसके बीच में हमें हमारा मेन कैरेक्टर, मेन प्रोटैगनिस्ट भी देखने को मिलता है अपने फ्रेंड्स या कहो कि उसकी फैमिली के साथ, जहाँ उसके बाद कह सकते हो कि वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है उनकी टेरिटरी से, जिसमें वो सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स और फैमिली ऐसा करने में कह सकते हो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद एक्चुअल में द मेन कैरेक्टर जो है हमारा, उससे पता चलता है कि कह सकते हो कि वर्ल्ड में अभी भी ह्यूमंस बचे हुए हैं जो छुप छुप के रह रहे हैं, और उन्होंने खुद की भी टेरिटरी बना रखी है ताकि वो वैम्पायर्स के ऊपर टेक ओवर कर सकें। जिसके बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का यही गोल रहता है कि उसे सभी वैम्पायर्स को ख़त्म करना है। बेसिकली एक रिवेंज कह सकते हो कि उसके अंदर रिवेंज का ग्रज शुरू हो जाता है। सो इसी वजह से कह सकते हो कि एक रिवेंज स्टोरी की तरह ये तुम्हें फील होगा। और अगर तुमने प्लॉट पर ध्यान दिया होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा शोनन फील हो रहा है, नहीं तो एक्चुअल में ये एक शोनन शो ही है। हाँ, ये एक शोनन वैम्पायर शो है, बट सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये निकल के आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये किसी टिपिकल शोनन एनीमे की तरह फील नहीं हुआ मुझे तो, जिसकी वजह से ही ये कह सकते हो कि एनीमे मेरे लिए एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके इसे जो है शुरू नहीं किया था, बट जब मैंने इसका सीज़न 1 कंप्लीट किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और सीज़न 2 भी कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते हुए नज़र आता है। अब अगर देखा जाए तो इस एनीमे की जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी पेसिंग भी हमें काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक किस्म की देखने को मिली है। इन सब के अलावा जो इस एनीमे का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आता है वो है इसके कैरेक्टर्स। अब भले ही मैं वैम्पायर्स की बात करूँ या ह्यूमंस की बात करूँ, मेन प्रोटैगनिस्ट की बात करूँ, मेन एंटागोनिस्ट की बात करूँ, सभी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल फील होते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनसे तुम हेट करोगे, लेकिन वो कह सकते हो कि स्टोरी में राइटिंग का ही भाग देते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट सीज़न है वो मोस्टली फोकस करता है कह सकते हो कि वर्ल्ड बिल्डिंग पे। अब वर्ल्ड बिल्डिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी किस्म की नहीं है, लेकिन किस तरीके की इस वर्ल्ड की कह सकते हो कि पूरी पूरी फिलॉसफी है, जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जहाँ ह्यूमंस जो बचे हुए रह रहे हैं, उसे जो है सीज़न 1 कवर अप करने की कोशिश करता है, और मोस्टली इसके अंदर हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो सीज़न 2 में जाके कह सकते हो कि पूरे तरीके से वर्थ इट दिखाता है। सीज़न 2 काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। सीज़न 2 की वजह से ही कह सकते हो कि मैं तुम्हें ये एनीमे हाईली रिकमेंड करूँगा। हो सकता है तुम में से कुछ लोग सीज़न 1 को उतना ज़्यादा पसंद ना करो, सीज़न 1 तुम्हें ठीक ठाक सा लगे, ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा था, बट स्टिल सीज़न 2 वाज एक्चुअली रियली गुड। आफ्टर वाचिंग सीज़न 1 मैं कह सकता हूँ कि श्योर नहीं था ये कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना है या कि नहीं, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन सीज़न 2 सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उसी वजह से कह सकते हो कि ये अपनी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखाता है। सीज़न 2 के अंदर हमें कुछ काफ़ी सारे बेहतरीन सरप्राइजेस भी देखने को मिले थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवीज़ भी देखने को मिले थे जो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था। ऑन द अदर हैंड सीज़न 1 में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होगा, बट ये सभी चीज़ें जो है कह सकते हो कि ये सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आगे चल के शो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हुए दिखाता है। सीज़न 1 में एक कमी थी कि जो OST थी और जो BGM था वो ना के बराबर फील होता है जब एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं तो, लेकिन सीज़न 2 में इन लोगों ने इस चीज़ को सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव करके दिखाया। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जब मैं ये एनीमे देख रहा था तो मुझे अकामे का किल की याद आ रही थी। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज एनिमेज आर प्रीटी डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट जॉनर के हैं, लेकिन अगर तुमने अकामे का किल नहीं देखा तो उसे ज़रूर चेकआउट करना, दैट्स अ रियली गुड एनीमे। बट स्टिल
कह सकते हो कि कुछ-कुछ मोमेंट्स, कुछ-कुछ एलिमेंट्स मुझे दोनों के बीच में सिमिलर लगे। अब अगर मैं मेन प्रोटैगनिस्ट की बात करूँ अपनी, तो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कह सकते हो कि एक एरोगेंट डिसीजन लेने वाला बंदा है, जो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर फील होता है। बट थ्रू आउट द सीरीज़ हम उसके कैरेक्टर को ग्रो अप होते हुए देखते हैं, और जब कह सकते हो कि सीज़न 1 के एंड में कोई चीज़ रिवील होती है, तो उसके बाद उस कैरेक्टर की डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी आता है। बट उसकी जो ओरिजिनैलिटी है वो जो है कह सकते हो कि राइटर्स फीका पड़ने नहीं देते हैं, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसी से आगे अगर मैं कैरेक्टर्स के ऊपर आऊँ, तो कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। मोस्ट कैरेक्टर्स हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ देखने को मिले, उनकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा सही थी। और अभी भी सीज़न 2 में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जिनके बारे में हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया, प्रॉपर्ली उनकी कह सकते हो कि ऑरिजिन हमें पता नहीं है, तो उनके ऊपर भी कह सकते हो कि डेवलपमेंट की भारी भरकम ज़रूरत है, जो हो सकता है अपकमिंग सीजन्स में पूरी होगी। इन सब के अलावा जो वैम्पायर्स का भी कॉन्सेप्ट है ना, तो कुछ वैम्पायर्स की भी स्टोरीज चलती रहती है, उनके बीच में भी हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी पूरी अपनी अपनी टेरिटरी है, जिनमें कुछ लोग आपस में ही, कुछ वैम्पायर्स आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कराना चाह रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड निकल के आती है। बाकी कुछ कैरेक्टर्स से तुम जो है कह सकते हो कि कनेक्ट भी हो जाते हो, कुछ कैरेक्टर्स का जो है डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा दिखाया गया है। टू बी ऑनेस्ट, शिन्या नाम का जो एक कैरेक्टर था वो मेरा इस एनिमे के अंदर फेवरेट था। सीज़न 1 में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता तो नहीं है, लेकिन सीज़न 2 में इसका हमें एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला, और ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी अगर देखा जाए तो एक्शन सीक्वेंसेस के अगर मैं ऊपर आऊँ, तो एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट थे। सीज़न 1 में एक्शन सीक्वेंसेस खाली खाली फील होते हैं, क्योंकि बीजीएम और ओएसटी में प्रॉब्लम थी, बट सीज़न 2 में वो चीज़ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स कर दी गई। लेकिन सीज़न 1 और सीज़न 2 में जो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट थी वो था एनिमेशन। एनिमेशन विड स्टूडियो ने किया है यार, विड स्टूडियो का एनीमे, तो एनिमेशन में ज़रूरी है कि कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जो हमें बैकग्राउंड वगैरह देखने को मिलते हैं ना, लैंडस्केप या कोई कह सकते हो कि मॉन्यूमेंट वाली जैसी जगह है, तो उसको कह सकते हो कि एकदम पेंटिंग की तरह दिखाया गया है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी अगर आखिर में मैं ये कहूँ कि क्या इस एनीमे को हम बेस्ट एनीमे ऑन वैम्पायर्स कह सकते हैं, मतलब जो वैम्पायर्स से रिलेटेड एनीमे होते हैं, जो वैम्पायर्स के कॉन्सेप्ट को सामने ला के रखते हैं, जितने हमें एनीमे हमें उस तरीके के देखने को मिले, उनमें क्या ये सबसे बेस्ट है? तो इसका आंसर मैं एग्जैक्टली तो नहीं दे सकता हूँ, बट एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि वैम्पायर से रिलेटेड एनीमे में ये अभी करेंटली मेरा सबसे फेवरेट है। ऑल्दो पहले ये स्पॉट के स्टडी ऑफ वेनिटास के ऊपर था, अभी उसका सेकंड कोर भी चल रहा है, हो सकता है उसके कंप्लीट होने के बाद चीज़ें फिर से चेंज हो जाएं, बट करेंटली तो सेराफ ऑफ द एंड मेरे हिसाब से वैम्पायर से रिलेटेड जितने एनीमे मैंने देखे हैं उनमें मेरा फेवरेट निकल के आएगा। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं है, कह सकते हो कि हमें एक हद तक एक क्लिफ हैंगर टाइप की एंडिंग देखने को मिली थी सीज़न 2 में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीज़न 3 से रिलेटेड अनाउंसमेंट हमें जल्दी देखने को मिलेंगी। कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग 2022 में जो है सीज़न 3 अनाउंस हो सकता है, और 2023 तक हमें सीज़न 3 देखने को मिल सकता है। आखिर में अगर मैं बात करूँ इस एनीमे से रिलेटेड अपनी रेटिंग्स की, तो इन दोनों सीजन्स को मिला के मैं दूंगा 10 में से 8। अब देखा जाए तो 8 आउट ऑफ 10 काफ़ी ज़्यादा सही रेटिंग रहेगी मेरे हिसाब से। मैं दोनों सीजन्स को अलग अलग भी रेट कर सकता था, बट मेरे पास इतना फुर्सत नहीं कि मैं दोनों सीजन्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाता, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में कवर अप कर लिया। सो गाइज़, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू, ओपिनियन, जो भी कहो, सेराफ ऑफ द एंड एनीमे को लेके। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप सो कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, जिसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।